नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी लगने वाला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं। चिंता मत करना, हम इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। अच्छा, एक बात सोचो, ये जो घर पे वाईफाई लगा है, राउटर वहां रखा है और हम सब बिना किसी तार के फोन पे इंटरनेट चला रहे हैं, ये होता कैसे है? या फिर सोचो, टीवी का रिमोट टीवी से जुड़ा भी नहीं, फिर भी चैनल कैसे बदल देता है? क्या है इनके बीच? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? वो छिपा है दो ऐसी चीजों के एक डांस में जिन्हें हम देख नहीं सकते। और ये दो डांसर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई फील्ड कहेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड। तो चलो आज इनके इस कमाल के डांस के पीछे का राज समझते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है फील्ड्स का ये इनविजिबल डांस। आखिर ये ई फील्ड और बी फील्ड आपस में जुड़े कैसे हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, देखो, फैराडेज लॉ हमने पढ़ा है और उससे हमें ये तो बिल्कुल साफ पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड चेंज हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। क्लियर? लेकिन उस समय के फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक पजल, कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। चलो इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करके देखो, ई फील्ड और बी फील्ड दो डांसर्स हैं और वो इतने परफेक्ट सिंक में डांस कर रहे हैं कि जब एक डांसर मूव करता है तो दूसरा अपने आप मूव करने लगता है। बस यही इनका कनेक्शन है। एक का बदलना दूसरे को जन्म देता है। सिंपल। और ये जो मिस्ट्री थी ना, इसको सॉल्व किया एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। उन्होंने ही उस पजल का वो मिसिंग पीस ढूंढ निकाला जिसने, सच बताऊं तो, पूरी फिजिक्स की दुनिया ही बदल कर रख दी। तो मैक्सवेल स्टडी क्या कर रहे थे? एक सिंपल सा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। अब देखो, जब वायर में करंट आई फ्लो करता है तो हमें एम्पियर्स लॉ से पता है कि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनना ही बनना है। सिंपल है। यहां तक सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर प्रॉब्लम शुरू हुई जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के गैप को देखा गया। यहां तो कोई तार ही नहीं है, मतलब कोई करंट नहीं, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो, बिल्कुल जीरो। पर एक्सपेरिमेंट में वहां मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। ये तो गड़बड़ हो गई, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। एम्पियर्स लॉ यहां आकर फेल हो रहा था। तो मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, उसमें एक नई चीज जोड़ी और बन गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। देखो, उन्होंने कहा कि जो कंडक्शन करंट आईसी है उसके साथ एक और टर्म आएगी, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डीटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सिंपल, उस गैप में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये जो नई टर्म है ना, ये उस गैप के अंदर बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब रखती है। जीनियस। इस नई टर्म को याद रखने के लिए एक मस्त नाम है, मैक्सवेल का गोस्ट करंट। सोचो, कैपेसिटर के गैप में कोई असली चार्ज तो चल नहीं रहा है ना, फिर भी ये जो बदलता हुआ ई फील्ड है ना, ये बिल्कुल एक करंट जैसा बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। इसलिए ये एक घोस्ट या भूत करंट जैसा है नहीं, पर इसका असर बिल्कुल असली वाला है। और पता है, ये जो एक मिसिंग पीस मैक्सवेल ने ढूंढा था, इसका रिजल्ट इतना बड़ा निकला, इतना रेवोल्यूशनरी निकला कि शायद मैक्सवेल ने खुद भी नहीं सोचा होगा। इस एक अकेले आइडिया से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सवाल यह है कि ये वेव्स बनती कैसे हैं? देखो, ये एक चेन रिएक्शन है, एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल। स्टेप 1, एक एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज, आगे पीछे ऑसिलेट करता हुआ चार्ज एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक। स्टेप 2, अब मैक्सवेल ने अभी हमें बताया कि ये चेंजिंग ई फील्ड क्या बनाएगा? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप 3, और फैराडे ने पहले ही बता रखा है कि चेंजिंग बी फील्ड क्या बनाता है? एक नया ई फील्ड। और स्टेप 4, बस हो गया काम। ये साइकिल चलता ही रहता है। ई बनाता है बी, बी बनाता है ई, ई बनाता है बी, और ये पूरा पैटर्न एक वेव की तरह आगे 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 बढ़ता जाता है। और ये देखो, ऐसी दिखती है ये वेव। मान लो ई फील्ड ऊपर नीचे वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, तो बी फील्ड अंदर बाहर जी एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा, और ये वेव आगे कहां बढ़ेगी? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ई, बी और वेव के चलने की डायरेक्शन, ये तीनों हमेशा ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्रीज।
जब मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन सॉल्व की ना, तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस वेव की स्पीड फिक्स्ड है, c इक्वल्स एफ इंटू लैम्डा। और जब उन्होंने इस c की वैल्यू कैलकुलेट की तो पता है क्या निकली? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये तो स्पीड ऑफ लाइट थी। ये एक अनबिलीवेबल माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी। उन्होंने सिर्फ थियरी से लाइट की स्पीड निकाल दी। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई एफएम रेडियो स्टेशन है जो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गाने चला रहा है, तो उसकी रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी लंबी होगी? फॉर्मूला सिंपल है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ। वैल्यू डालो तो जवाब आता है 3 मीटर। इसका मतलब उस रेडियो वेव के एक पीक से दूसरे पीक के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस है। इतना लंबा। ओके, अब क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियां या मिसकंसेप्शंस जिनकी वजह से एग्जाम में सीधा सीधा मार्क्स कट जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनना। पहली और सबसे बड़ी गलती, कई लोगों को लगता है कि ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा, पानी जैसा कोई मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव्स को चाहिए होता है। ये बिल्कुल गलत है। साउंड को मीडियम चाहिए, ईएम वेव्स को नहीं। क्यों? क्योंकि ये ई और बी फील्ड्स का डांस है। ये किसी चीज में नहीं, खुद स्पेस में ही ट्रैवल करती हैं। इनफैक्ट ये तो सबसे तेज चलती ही वैक्यूम यानी खाली स्पेस में है। एक और कॉमन गलतफहमी, क्योंकि हम ई फील्ड और बी फील्ड को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनसेपरेबल, जुदा नहीं कर सकते। एक में चेंज आएगा तो दूसरा जरूर बनेगा, हमेशा। चलो तो अब फटाफट से इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स एकदम आखिरी रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। पॉइंट नंबर 1, ईएम वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। पॉइंट 2, ई, बी और वेव की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पॉइंट 3, वैक्यूम में इनकी स्पीड c है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, जिसका फॉर्मूला है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट 4, लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और लास्ट पॉइंट, इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो यानी E0/B0 हमेशा c के बराबर होता है। तो आखिरकार हमने समझ लिया कि इन वेव्स का जन्म कैसे होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचना इसके बारे में। अगर लाइट जिसे हम देखते हैं और रेडियो वेव्स जिन्हें हम सुनते हैं फंडामेंटली एक ही चीज हैं, तो हम इन्हें इतना अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? इस पर सोचना जरूर। इसका जवाब आगे के टॉपिक्स में मिलेगा।